दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट से जुड़ा हुआ टॉपिक। और हम प्रोटोजोआ के एक स्पीसीज़ मोनोसिस्टिस के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इसका फाइलम है प्रोटोजोआ, सब फाइलम है स्पोरोजोआ और क्लास है टीलोस्पोरा। वहीं ऑर्डर है यूग्रीग्रेनिडा और जीनस है मोनोसिस्टिस। यदि हम बात करें मोनोसिस्टिस के हैबिट और हैबिटेट की, तो मोनोसिस्टिस एक प्रकार का इंडो पैरासाइट प्रोटोजोन है जो कि अर्थवार्म के जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेमिनल वेसल्स में पाया जाता है। और ये जो सेमिनल वेसल्स है यह अर्थवार्म के बॉडी के 11th और 12th सेगमेंट में पाए जाने वाला स्थान है जहाँ पर मेल स्पर्म जो होता है वो इकट्ठा होता है। यहाँ पर एक पॉइंट और भी बता दूं कि जो मोनोसिस्टिस है ये एक प्रकार का मोनोजेनेटिक इंडो पैरासाइट है, यानी कि ये अपना जो लाइफ साइकिल है केवल एक ही होस्ट अर्थवार्म में कंप्लीट करता है। इसके अलावा यह किसी दूसरे होस्ट के अंदर नहीं पाया जाता। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मोनोसिस्टिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर हम इसके एडल्ट मैच्योर जो मोनोसिस्टिस है उसको देखें तो उसे कहा जाता है ट्रोफोजॉइड। तो राइट साइड आप बी डायग्राम देख सकते हैं जिसमें कि मैच्योर ट्रोफोजॉइड बना हुआ है। तो यहाँ पर आप ए और बी दोनों देख सकते हैं। तो ए जो है ये एक यंग स्ट्रक्चर है, यानी कि एक प्रकार का स्पोरोजॉइट है, जबकि बी एक मैच्योर ट्रोफोजॉइट है। तो जो यंग ट्रोफोजॉइट होता है उसका फॉर्मेशन स्पर्म मॉरूला से होता है। तो यंग ट्रोफोजॉइट जो होता है ये एक प्रकार का डेवलपिंग स्पर्म मॉरूला होता है जो कि अर्थवॉर्म के जो सेमिनल वेसल्स है, यानी कि जहाँ पर स्पर्म स्टोर होता है वहीं पर पाया जाता है। तो जैसा कि इमेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक यंग ट्रोफोजॉइट है और इस यंग ट्रोफोजॉइट से बनता है एडल्ट ट्रोफोजॉइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये एक यंग ट्रोफोजॉइट है जिसका शेप लगभग आपको राउंडेड या फिर ओवल दिखाई देता है और ये लगभग 5 माइक्रोन लंबा होता है। और इसका अगर हम बात करें शेप की तो इसका शेप जो होता है स्पाइंडल शेप्ड होता है। तो यंग स्टेज में ये लगभग 5 माइक्रोन का होता है, लेकिन जब ये बहुत मैच्योर हो जाता है उस केस में ये लगभग 500 माइक्रोन लंबा और लगभग 40 माइक्रोन चौड़ा होता है। तो इसमें सबसे पहले पाया जाता है पेलिकल। तो पेलिकल क्या है, ये एक प्रकार की एक्सटर्नल बाउंड्री होती है ट्रोफोजॉइट की। तो पेलिकल जो होती है थिक, स्मूथ और परमिएबल नेचर का होता है। इनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला है आउटर एपिक्यूटिकल, दूसरा है मिडिल सर्कोसाइट और तीसरा है इनर मायोसाइट। पेलिकल के बाद अगला जो स्ट्रक्चर है वो है साइटोप्लाज्म। तो इनके बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म होती है उसको हम बोलते हैं इंडोप्लाज्म। और इंडोप्लाज्म में आपको पैराग्लाइकॉन ग्लोब्यूल्स, वॉल्यूटिन ग्लोब्यूल्स और एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। और इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो हैप्लॉइड होता है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो न्यूक्लियस की भी बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस सिंगल होता है, यानी कि एक ही पाया जाता है और जनरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसमें कई पोर होते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोपोर। इसके अलावा एक सिंगल न्यूक्लियोलस होता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि इसके अंदर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, माउथ ऑर्गेनल्स या फिर जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स है ये सभी अब्सेंट होते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये एक पैरासाइट है और पैरासिटिक मूड के कारण इनमें ये सभी चीज़ें अब्सेंट होती हैं। अगर आप इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखें तो सब ऊपर की ओर है एंटीरियर और नीचे की ओर पोस्टीरियर। और इसके चारों तरफ पाए जाते हैं स्पर्म टेल। जैसा कि मैंने बताया था कि ये अर्थवार्म के सेमिनल वेसल्स में पाया जाता है और वहाँ पर स्पर्म पाए जाते हैं, इस वजह से इससे जुड़े होते हैं स्पर्म टेल। दूसरा जो लेयर है वो है पेलिकल। पेलिकल के बाद पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म है, यानी कि जो पेलिकल की तरफ है, उसे हम बोलते हैं इक्टोप्लाज्म। और बीच में जो पाया जाता है उसको हम बोलते हैं इंडोप्लाज्म। यहाँ पर आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें सीलिया लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है। इसमें सीलिया लाइक कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, वास्तव में ये है स्पर्म टेल।
आइए स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मोनोसिस्टिस में न्यूट्रिशन किस तरह का होता है। तो जो मोनोसिस्टिस होते हैं ये एक प्रकार के सेप्रोजोइक नेचर के होते हैं और इनसे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होता है और जो कि सेमिनल वेसल्स यानी कि अर्थवार्म के जो सेमिनल वेसल में स्पर्म होते हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं। और डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू। तो जो पेलिकल होता है वो ऑस्मोट्रॉफी होता है, यानी कि डाइजेस्टिव प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है पेलिकल। और यदि जो फूड प्रोडक्ट है वो एक्सेस अमाउंट में अधिक मात्रा में है तो वो पैराग्लाइकॉन के रूप में इकट्ठा हो जाता है, यानी कि जो डाइजेशन के बाद प्रोडक्ट बचा वो इनके बॉडी में पैराग्लाइकॉन के रूप में रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो मोनोसिस्टिस में जो रेस्पिरेशन होता है वो डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि ये पैरासाइट के रूप में अर्थवर्म के बॉडी में रहते हैं, जिसके कारण ये इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहते, यानी कि जो इन्वायरमेंट का ऑक्सीजन है डायरेक्ट ये नहीं ले पाते। तो अब बात आती है कि मोनोसिस्टिस ऑक्सीजन लेते कैसे हैं। तो मोनोसिस्टिस क्या करते हैं कि जो अर्थवर्म में ब्लड है जिसमें कि ऑक्सीजन सप्लाई होती है, तो उससे ये क्या करते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं और फर्मेंटेशन के थ्रू जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो डाइजेस्ट होता है और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो डिफ्यूज़न के थ्रू इनके बॉडी से बाहर निकल जाता है और जब ये बाहर निकलता है तो फाइनली जो होस्ट का ब्लड है उसमें डिफ्यूज़ हो जाता है और अर्थवर्म का जो सर्कुलेशन सिस्टम है उसके द्वारा वो CO2 बाहर निकाल दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें मोनोसिस्टिस में एक्सक्रीशन की, तो इसमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है नाइट्रोजनस वेस्ट वो डिफ्यूज़ आउट होता है इनके बॉडी से, यानी कि डिफ्यूज़न के द्वारा इनके बॉडी से बाहर निकल जाता है और होस्ट में चला जाता है और वापस होस्ट क्या करता है इनके जो वेस्ट मटेरियल हैं वो अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन से बाहर निकाल देते हैं। अब यदि हम बात करें मोनोसिस्टिस के रिप्रोडक्शन की, तो आपको बता दें कि मोनोसिस्टिस हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने नंबर को बढ़ाता है। परंतु यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा कि इसका जो रिप्रोडक्शन होता है ये इंटरडिपेंडेंट होता है अर्थवर्म के ऊपर। तो ये कैसे होता है आगे हम वीडियो में जानेंगे। तो अगर हम बात करें इनके लाइफ साइकिल की, तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि जो मोनोसिस्टिस होते हैं ये मोनोजेनेटिक होते हैं, यानी कि ये अपना पूरा लाइफ साइकिल केवल एक ही होस्ट में कंप्लीट करते हैं और इनके पूरे लाइफ साइकिल को 6 स्टेप में बांटा गया है। और वो 6 स्टेप कौन कौन से हैं? पहला है गैमेटोगैमी, दूसरा है स्पोरोगैमी, तीसरा है ट्रांसफरेंस, चौथा है स्पोरोजाइट, पाँचवा है इनोवेशन ऑफ सेमिनल वेसल्स और लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ ट्रोफोजॉइट। तो मोनोसिस्टिस में जो रिप्रोडक्शन है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम में मोनोसिस्टिस से जुड़ा हुआ रिप्रोडक्शन ही बहुत पूछा जाता है। तो ये टॉपिक बड़ा भी है, तो इसे हम आने वाले अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें कि हम मोनोसिस्टिस के रिप्रोडक्शन यानी कि इसके लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे।